रामानुजन कॉलेज के TLCS सेंटर के सभी अधिकारियों और सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, वह विषय है स्त्री अस्मिता का प्रश्न और स्त्रीवाद। क्योंकि इस रिफ्रेशर कोर्स में स्त्रीवाद शब्द को केंद्र में रखा गया है और मैं मूल रूप से इस शब्द पर हमेशा से आपत्ति दर्ज करता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जीवन दर्शन चेतना पर केंद्रित रहा है। जो चीज चेतना पर केंद्रित हो उसे वाद में या इज्म के दायरे में खड़ा करके आप उसकी अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से सार्थक नहीं कर पाते। इसी कारण से मैं आज अपनी जो पूर्ण विषय पर जो बातचीत है वो उसे स्त्री चेतना पर केंद्रित करने का प्रयत्न करूंगा, और उसे आप स्त्रीवाद शब्द भी ये जहां जहां यदि आता है तो उसे मानकर चलेगा वो चेतना पर ही केंद्रित पूर्ण रूप से निकल कर आता है। सवाल ये है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार जब समकालीन साहित्य पर गंभीर विचार किया जाने लगा, तब अनेक प्रश्न उठने लगे विमर्शों के केंद्र में, चाहे वो स्त्री अस्मिता का प्रश्न हो, चाहे फिर दलित अस्मिता का प्रश्न हो, चाहे फिर किन्नर अस्मिता का प्रश्न हो। विभिन्न तरह के विमर्शों के दायरे में ये सारी चीजें निकल कर आने लगी। और सवाल ये भी उठने लगा कि आखिर कौन इन रचनाकार कौन से रचनाकार ऐसे हैं जो इन विषयों की रचनाएं लिखते हैं और उन रचनाओं को हम उस विमर्श विमर्श के केंद्र में लेकर खड़ा करते हैं। वहीं से एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हुई थी स्वानुभूति और सहानुभूति के प्रश्न पर। ये सही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में स्वयं दुख भोगता है, वह जानता है कि उसकी पीड़ा क्या है, और इसी कारण से वह अपनी अनुभूति को जितना गंभीरता से व्यक्त कर सकता है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाधर्मिता के माध्यम से, सहज रूप से कोई अन्य व्यक्ति उस तरह की अनुभूति कहते हैं कि नहीं कर सकता। लेकिन उसी के साथ ही जो सहानुभूति का प्रश्न लोगों ने उठाना शुरू किया स्वानुभूति के साथ साथ, मैं उस प्रश्न पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह हमेशा से लगाता रहा हूं। मैं स्वयं एक रचनाकार की पृष्ठभूमि में जब होता हूं, तो मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता, बल्कि उसकी अनुभूति को महसूस करता हूँ, उसकी पीड़ा को महसूस करता हूँ, और अपनी रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं वो अभिव्यक्ति प्रश्न उठाने की कोशिश करता हूँ जो उसके जीवन में बहुत सारी विकट स्थितियों को लेकर आती हैं। ऐसी बहुत सारी रचनाएं मैंने देखा है कि जो पुरुष रचनाकार हैं वे भी स्त्री अस्मिता के प्रश्नों को केंद्र में रखते हुए लगातार उठाते रहे हैं। और अगर यहीं से बात शुरू करें तो आपको याद होगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी एक किताब लिखी थी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसे स्त्रियों की पराधीनता नाम से हिंदी साहित्य में जाना भी जाता है। इसका सबसे पहला अनुवाद आया था 1917 में, इसी नाम से स्त्रियों की पराधीनता, जिसे शिव नारायण त्रिपाठी ने इसका अनुवाद किया था। ये जो पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी थी, मूलतः वह केवल उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं थी। उस पुस्तक के लेखन में कहीं न कहीं उनकी पत्नी हैरियट टेलर मिल का भी बहुत बड़ा योगदान था। उन दोनों ने मिलकर गंभीरता से विचार किया। उस दौर में स्त्री समस्याओं पर जो गंभीरता से उन्होंने विचार किया, उन्हीं को केंद्र में रखते हुए स्त्रियों की पराधीनता नाम की एक पुस्तक भारतीय समाज में भी आई और विश्व समाज में भी आई। जिस समय ये रचना प्रकाशित होकर आई होगी, निश्चित रूप से उस समय के रचनाकारों ने इसे देखा जरूर, और उस समय के रचनाकारों के बाद भारतीय समाज में प्रेमचंद युग में जब इसका अनुवाद भारतीय समाज में पहुंचा, तो निश्चित रूप से उस समय के तत्कालीन रचनाकारों के सामने ये किताब कहीं ना कहीं उपस्थित रही होगी। यहाँ से स्त्री अस्मिता के प्रश्न को देखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है, क्योंकि उस समय के रचनाकार प्रेमचंद के तत्कालीन रचनाकारों की अगर हम दृष्टि देखें तो आप देखते हैं उसी समय जैनेन्द्र भी थे, उसी समय प्रसाद भी थे, और इन सभी रचनाकारों ने अपनी रचना धर्मिता के केंद्र में दो बिंदुओं को रेखांकित किया। एक बिंदु जो भारतीय समाज चूंकि उस समय पराधीन था, तो उस पराधीनता के विरोध के स्वरूप में, विद्रोह के स्वरूप में उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं एक भाव दिखाई देता है। लेकिन साथ ही उनकी रचनाओं में आपको नारी जीवन, स्त्री जीवन, उनकी चेतना के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं उनके जवाब भी आपको मिलते हैं। केवल तलाशने की आवश्यकता होती है। होता यह है कि हम अनेक रचनाएं पढ़ते हैं, लेकिन रचनाओं की जो मूल पृष्ठभूमि होती है, हमारी दृष्टि केवल उसी पर आकर केंद्रित हो जाती है। प्रेमचंद ने क्या केवल किसान जीवन से संबंधित रचनाओं को लिखा? उन किसान जीवन की रचनाओं में क्या स्त्री चेतना का स्वर उनके माध्यम से नहीं दिखाई देता? यदि आप गोदान उठाएं तो गोदान की धनिया को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। वह एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने उठकर आती है।
सवाल यहीं से है कि आखिर हम स्त्री अस्मिता को किस नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं और विश्व समाज में आखिर इन सब बातों के संबंध में प्रश्न उठना कहाँ से शुरू हुए। खासतौर पे हिंदी साहित्य में उन प्रश्नों की जो पृष्ठभूमि है उसके पीछे का जो वास्तविकता है वो कहाँ से निकल कर आई। ये तब आई जब 1889 में 1989 में के डब्ल्यू क्रेनशा ने एक थ्योरी समाज के सामने रखी थी जो स्त्री अस्मिता के संबंध में थी। उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, जिसे हम हिंदी में चौराहे का सिद्धांत मानकर भी चलते हैं। लेकिन उसको अनुवाद की दृष्टि से मत देखिए, आप ये सोचिए कि वो कहना क्या चाहते थे। मूल रूप से उस समय तक समाज में स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी समाज के व्यक्ति को एक जेंडर या लिंग के नजरिए से देखने की कोशिश की जाती और उसी के आधार पर उसकी असमानता को तय कर लिया जाता। लेकिन ये थ्योरी इससे बिल्कुल कहीं अलग थी और बड़ा आश्चर्य भी है कि साहित्य जगत में इस थ्योरी को लेकर बहुत अधिक चर्चा नहीं हुआ, खासतौर पे हिंदी पट्टी क्षेत्र में या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस पे कभी मेरे दृष्टिकोण में कहीं चर्चा मुझे दिखाई देकर नहीं। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से सामाजिक अध्ययन के केंद्र में जेंडर को देखती है। यानी किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी भौतिक उपस्थिति क्या है और उसके माध्यम से ही वो जिस समय और संसार में जी रहा है उसकी समस्याओं को कहीं न कहीं उस समय और संसार के भीतर से निकालने की कोशिश की जाती है। किसी भी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव होता है, वो उसकी अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से निकल कर आता है। उस परिवेश से निकल कर आता है जिस परिवेश में वो जीता है। उस लोकेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए, उस परिवेश को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि भेदभाव के कारण कहीं न कहीं उसी समाज के भीतर से निकल। इसी कारण से हम अपनी पुरानी पुस्तकों, यदि हम पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं, तो उनके और आज के समय के लोगों की जीवनचर्याओं को अगर भेद के रूप में देखकर चलते हैं, तो हमें सोचना होगा कि क्या पौराणिक कथाओं में लिखी जाने वाली उक्तियाँ वर्तमान समय के समाज की उस लैंगिक समस्याओं को लोगों के सामने पूरी तरह से यथावत रूप से रख पाने में समर्थ हैं? तो ये प्रश्न भी हमारे सामने उठता है। दरअसल हमारे समाज में जिस तरह से लिंग, नस्ल, जाति और वर्ग की विभाजक रेखाएं समाज के भीतर खींची जाती रही हैं, कहीं न कहीं वो एक दूसरे का अतिक्रमण भी करती हैं और वो जो रेखाएं हैं, वो कहीं न कहीं हिंसा और दमन के नए ग्रंथों की रचनाएँ करती हैं, नए भाष्यों की रचनाएँ करके चलती हैं। हमें उन भाष्यों को समझना होगा। क्या समाज के भीतर वो हिंसा और दमन के वो भाष्य भारतीय समाज के भीतर से उसी रूप में उत्पन्न हुए या विश्व समाज में उसी रूप में उत्पन्न हुए जिस रूप में वो समाज जाना जाता है। हम स्त्री संघर्ष की बात कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। स्त्री संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। इतना लंबा है कि यदि हम कहें कि पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं, जिन्हें हम संघर्ष की दृष्टि से देखकर चलते हैं। लेकिन वहीं से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, स्त्री अस्मिता का जो उभार उत्पन्न हुआ, उसके अपने अधिकारों को लेकर जो संघर्ष की स्थितियाँ हमारे सामने उठकर आने लगी, कहीं न कहीं वह एक वाद के नज़रिए से भारतीय समाज को और विश्व समाज को दिखाई देने लगती है। लेकिन सच ये है कि उसको वाद के नज़रिए से देखते हुए भी हम ये मानकर चलते हैं कि वो कहीं न कहीं रचनाकार अपनी चेतना के स्तर पर उसे देखने का प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि स्त्रीवाद की कोई विभिन्न धाराओं को अगर आप देखें तो वो अलग-अलग धाराएँ हमारे सामने उठकर भी आई हैं। इसमें उदार स्त्रीवाद भी है, रेडिकल स्त्रीवाद भी है, मार्क्सवादी स्त्रीवाद भी है। तो यानी हम स्त्री को किस नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी एक समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी एक समाज को देखते हैं तो उस समाज के प्रत्येक वर्ग की जीवन चेतना हमारे सामने उभर कर आती है। तो इन सब धाराओं में यदि देखें तो कहीं न कहीं स्त्री मुक्ति का प्रश्न हमेशा से रहा है और वो प्रश्न लैंगिक असमानताओं के कारण उत्पन्न हुआ है। उन लैंगिक असमानताओं से मुक्ति के कारण ही ये सारी रचनाएँ हमारे सामने उभर कर आना शुरू हो जाती हैं। आखिर इंटरसेक्शनैलिटी की थ्योरी ने क्या विश्व समाज को कहीं न कहीं प्रेरित किया? और उसके भी चरण कहाँ से निकल कर आए, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस पर भी विचार किया जा सकता है। भारतीय समाज में और पश्चिमी समाज में हमें दोनों में एक फ़र्क देखने को मिलता है कि बहुत सारे आंदोलन भारतीय समाज में बहुत बाद में आए, लेकिन उससे पहले वो विश्व समाज में पहले से ही उत्पन्न हो चुके थे। उसी तरह का एक 1851 में सोजनर्स ट्रूथ नाम की एक महिला ने एक लेख लिखा था। उस लेख का पूरा नाम मुझे याद नहीं है, मैं केवल हिंदी उसका रूपांतर बता रहा हूँ कि क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? एंट आई ए वुमन?
ये एक लेख था जो ब्लैक फेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। ब्लैक फेमिनिज्म का जो पूरा का पूरा कांसेप्ट निकल कर आया, वो इसी स्त्री के माध्यम से निकल कर। सवाल ये उसने कहा था कि क्या जो एक काली महिला है या ब्लैक महिला है, वो महिला नहीं होती। महिला आंदोलन का जो सारा का सारा जीवन संघर्ष है, वो यहाँ से निकलकर पश्चिमी साहित्य में एक गंभीरता से उठ के हमारे सामने जब आया, तो ये सवाल केवल सोजनर ट्रुथ का नहीं था। ये सवाल उन सारी महिलाओं का था जो ब्लैक महिलाएं कही जाती, अश्वेत महिलाएं कही जाती। उनके प्रति होने वाली हिंसाओं की जो हिंसा की जो घटनाएं थी, कहीं ना कहीं उनका संबंध लिंग से ना होकर उस नस्ल से था जिस नस्लवादी स्थिति को पश्चिमी समाज के भीतर देखा जा सकता। सवाल ये है कि भारतीय समाज ने उस आधी दुनिया की अभिव्यक्ति को, उस आधी दुनिया की अस्मिता के प्रश्न को किन दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश की। आपको याद होगा महादेवी वर्मा ने एक बहुत बेहतरीन निबंध अपने समय में लिखा था, घर और बाहर। मैं मानता हूँ हिंदी साहित्य में यदि सबसे पहला स्त्री विमर्श या स्त्री चेतना के संबंध में कोई निबंध आता है, तो वो घर और बाहर आता है। जिसमें न केवल महादेवी वर्मा ने स्त्री अधिकारियों के संबंध में पूरी पूर्ण रूप से चर्चा की, और ये भी चर्चा की कि स्त्री किस रूप में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर सकती है। अस्मिता मूलतः स्त्री के केंद्र में बनी हुई। स्त्री का शोषण नियमित रूप से सदियों से हो रहा है, इस बारे में सभी जानते हैं, और बहुत सारे लोग ये मानकर भी चलते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज के जो संरचना थी वो बहुत पहले से हो चुकी थी, और उस पितृसत्तात्मक समाज के आने के बाद ही स्त्री अस्मिता के संबंध में अनेक प्रश्न सामाजिक जीवन से निकल कर आने लगे। ये बड़ा आश्चर्य है कि पितृसत्तात्मक समाज से पहले स्त्री सत्तात्मक समाज भी था, और स्त्री सत्तात्मक समाज के वर्षों तक बने रहने के बाद पितृसत्तात्मक समाज आया। आखिर उस समय के समाज में ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण से स्त्री सत्तात्मकता पूर्ण रूप से समाज से निकलकर चली। दरअसल स्त्री और पुरुष में जो जैविक भेद है, उस जैविक भेद के कारण ही कहीं ना कहीं भारतीय और विश्व समाज में एक लैंगिक भेद की स्थितियां उत्पन्न होना शुरू हुई। क्योंकि जब अस्मिता का प्रश्न आता है, तो वो जैविक भेद के कारण से ही निकल कर आया। क्योंकि भारतीय और विश्व समाज की अगर दृष्टि देखकर चलें, तो हर समाज में कहीं ना कहीं ये अवसर मिलता रहा है प्रत्येक समाज में कि स्त्री को किस सीमा तक दबाया जा सकता है। भारत में तो कम से कम संघर्ष की स्थितियां, भारत में अधिकारों की स्थितियां स्त्री को बहुत पहले मिल चुकी थी। यदि आप जानते हो तो पश्चिमी समाज में स्त्री को वो अधिकार, यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार भी भारत से बहुत बाद में मिला। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज में स्त्री के प्रति एक चेतनागत दृष्टि न केवल स्त्री में थी, बल्कि पुरुष समाज भी कहीं ना कहीं उसके प्रति अपना एक आधारभूत दृष्टिकोण रख के चलता था। उस आधी आबादी के प्रति उसके मन में एक भाव भी रहा है, और उसे वह उन रूपों में भी देखकर चलता आया जिन रूपों में वह उसे माँ के रूप में, पुत्री के रूप में और बेटी के रूप में जानता पहचानता। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने सदियों से अपने वैदिक ग्रंथों में या फिर अन्य रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं में स्त्री को एक महानता का दर्जा तो दिया है। आप जानते हैं मनुस्मृति में मनु ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है देवता वहीं वास करते हैं। और वहीं आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद भी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत न पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संदर्भ में। नारी को श्रद्धा के पात्र वो देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आधी आबादी के प्रति भारतीय समाज में कोई दृष्टिकोण नहीं रहा। उनकी अस्मिता के उठने वाले प्रश्नों की पृष्ठभूमि कहीं और से निकल कर आती। क्योंकि स्त्री विमर्श का जब नारा उठने लगा था, स्त्री विमर्श के केंद्र में स्त्री अस्मिता का भाव ही था, और उस अस्मिता के भाव को पहचानने की कोशिश भारतीय समाज की स्त्री रचनाकारों ने तो की ही की, साथ ही पुरुष रचनाकारों ने भी अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं वो दृष्टिबोध उत्पन्न करने का प्रयत्न जरूर किया। प्रेमचंद के साहित्य को उठाकर देख लीजिए। प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं स्त्री अधिकारों की बात हमेशा से करती आई है। लेकिन स्वानुभूति और सहानुभूति के प्रश्न के कारण हम ये इस विवाद में अभी तक खड़े हो गए हैं कि वास्तव में हम स्त्री विमर्श परक रचनाएं मानते किसे हैं, या स्त्री अधिकारों को लेकर लिखी जाने वाली रचनाएं के रचनाकार हम मूल से मानकर किसे चल सकते हैं। प्रश्न अनेक है कि स्त्री को अपने समाज में पहचान कैसे मिल सकती है, किन मापदंडों के आधार पर हम स्त्री को उसकी अस्मिता दिला सकते हैं। क्या अपने मूल्यांकन को स्वयं स्त्री करेगी या पुरुष समाज करेगा?
क्या स्त्री और पुरुष को समाज ने जो अधिकार प्रदत्त किए हैं, उन अधिकारों का अतिक्रमण करके कोई स्त्री अपने आप को स्त्री चेतना का वास्तविक स्वरूप प्रदत्त करना चाहती है और उसे हम अस्मितीय प्रतिमान के रूप में देखकर चल सकते हैं? या वह केवल उन अधिकारों के अपने-अपने सीमित अधिकारों के बीच में रहते हुए भी स्त्री और पुरुष के बीच में एक समानता के दायरे को लेकर चल सकती है? यदि स्वयं स्त्री अपनी अस्मिता को स्थापित करना चाहती है, तो एक सीमा तक उसे कहीं न कहीं पुरुष का साहचर्य भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक वह पुरुष की अस्मिता के समानांतर खड़ा होना चाहती है, तो स्वाभाविक है कि उसकी अस्मिता और दूसरे की अस्मिता के बीच में कोई द्वंद्व की यदि स्थिति उत्पन्न होगी, तो निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष के बीच में एक तनाव, एक यूँ कहें कि संघर्ष और एक द्वंद्व कहीं न कहीं उन दोनों के विकास को अवरुद्ध करता है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष को अपने अधिकारों को सीमित नहीं करना चाहिए या पुरुष को भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके स्त्री चेतना के उस भाव को समझने की कोशिश न करने पड़े, जिसके लिए वो स्त्री अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। क्योंकि पुरुष के द्वारा नारी का चरित्र आदर्श बनाया जा सकता है, ये हम सदियों से जानते हैं और ये स्वाभाविक है। अनेक रचनाकारों ने स्त्री की वास्तविकता, स्त्री के जीवन के सौंदर्य बोध को, उसके अस्तित्व को किस रूप में अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया, ये हमसे छुपा हुआ नहीं। लेकिन महादेवी वर्मा ने अपनी रचना में कहा था, अब लंबा समय पहले की बात सोचिए कि आजादी से पहले महादेवी वर्मा अपनी रचनाओं में स्त्री अधिकारों को लेकर जो बात करती थी, कहीं न कहीं उस समय के तत्कालीन रचनाकारों ने उन भावों को समझने की भी कोशिश की। महादेवी वर्मा ने कहा था कि अपने स्त्री संबंध में यानी अपने आप को वो स्थापित करते हुए कहती हैं कि हमें न जय चाहिए, न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व। केवल अपना वह स्थान, वह स्वत्व चाहिए जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, उपभोग नहीं। ये महादेवी वर्मा लंबे समय पहले कहती, आजादी से पहले। सवाल ये है कि स्त्री की नैतिकता का मापदंड आखिर आया कहाँ से? ये आया पश्चिमी जगत से तब, जब ये संबंध कहीं न कहीं देह मुक्ति की अभिकल्पना से निकल कर आया। ये सच है कि स्त्री की देह पर उसका पूर्ण अधिकार है। और इसी कारण से पश्चिमी जगत में उस देह की यौन शुचिता के प्रश्न से ही देह मुक्ति की अभिकल्पना के प्रश्न से ही यह आंदोलन वहां पर स्थापित। लेकिन इस आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से यदि देखने का प्रयत्न करें, तो शायद हो सकता है कि हम भारतीय स्त्री उस रूप में उस यौन शुचिता के प्रश्न से बिल्कुल अलग रही। क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री का वो रूप नहीं है जो पश्चिमी समाज में सदियों से चला आता रहा। आप यदि पश्चिमी समाज के उस आंदोलन को देखें, तो वहाँ इस आंदोलन का एक उपक्रम ये भी था कि जिस तरह से पश्चिमी समाज में पुरुष नग्न होकर किसी भी समुद्र पर लेट सकता है, उसी तरह से स्त्री को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वह नग्न होकर उस स्थान पर लेट पाने में अपने आप को पूरी तरह से समर्थ पाए। लेकिन भारतीय समाज में ये दृष्टिकोण कभी नहीं रहा और स्त्री रचनाकारों ने, खास तौर पे भारतीय समाज के उन स्त्री रचनाकारों ने जो स्त्री अस्मिता के प्रश्न से बहुत गंभीरता से जुड़ी रही हैं, जो उन सारे के सारे मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करती रही हैं, उन्होंने भी स्त्री अस्मिता के प्रश्न में देह मुक्ति की अभिकल्पना को केवल एक सीमित दृष्टिकोण तक देखने का प्रयत्न किया। उसका कारण भी था, क्योंकि हजारों साल से जो स्त्री को हम जीव के रूप में जानने की जगह केवल एक जीव का अंश मात्र मान लेते थे, लेकिन हमने कभी उसको वो अधिकार प्रदत्त नहीं किए जिन अधिकारों के कारण वो उस समानता को, स्त्री और पुरुष की समानता को एक नजरिए से देखकर चल सके। लेकिन कहीं न कहीं पुरुष की वो अमानवीय जो हरकतें रही, उसी का ही परिणाम रहा कि स्त्री एक जीव होते हुए भी मनुष्य नहीं बन पाई। और यही कारण था कि स्त्री विमर्श का जो नारा भारतीय समाज में निकल कर आया, विश्व समाज में निकल कर आया, उन सारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्त्री को स्वयं झंडा उठाना पड़ा। अगर देखा जाए तो स्त्री अस्मिता एक व्यापक संकल्पना है, उसे हम बहुत सीमित दायरे में देखकर नहीं चल सकते। जैसे किसी भी स्त्री को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता का जो विकास है उसका प्रदर्शन करने के लिए, उसने शारीरिक क्षमता को प्रदर्शन करने के लिए जो अधिकारिता प्राप्त हो सकती है, वास्तव में स्त्री अस्मिता उस व्यापक संकल्पना से निकल कर ही आई। क्योंकि स्त्री अस्मिता का प्रश्न जो है, समाज के किसी एक घटक से उत्पन्न नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं विभिन्न घटकों के माध्यम से निकल कर आया। उसमें बहुत सारी जटिलताएं हमारे सामने निकल कर आई। उन जटिलताओं से बाहर निकलने
उन जटिलताओं से पार पाने के लिए ही स्त्री ने अपनी अभिव्यक्ति, अपनी रचनाओं के माध्यम से उठाना शुरू। और इतना ही नहीं, अनेक जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो स्त्री मुद्दों पर लगातार काम कर रही हैं, उन स्त्री मुद्दों पर लगातार काम करने वाली महिला संगठनों ने, एनजीओज ने भी लगातार स्त्री की अस्मिता के उन सारे दायरों को लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जहां किस अधिकार को प्राप्त करना स्त्री के लिए वास्तव में भारतीय समाज में या विश्व समाज में हो सकता है, ये प्रश्न लोगों के सामने उभर कर आता है। क्योंकि जब समय बदलता है, समाज बदलता है, तो अधिकारों के दायरे भी बदलते हैं। यदि हम ये कहकर चलें कि एक समय ऐसा था कि जब स्त्री का अधिकार केवल भारत अपने समाज, अपने घर की सीमाओं के भीतर रहा होगा, तो क्या हम उस अस्मिता को उसका प्रतिमान मानकर चल सकते हैं? उस समय की तात्कालिक समय की आवश्यकताएं शायद ऐसी रही हैं। उस समय का परिवेश इस कारण से रहा हो। हम जानते हैं कि मुगलकालीन शासन में स्त्रियों के प्रति जो शोषण और अत्याचार की जो घटनाएं निरंतर बढ़ती थी, उसी का कारण ही रहा कि भारतीय समाज ने अपने परिवार की स्त्रियों को अपने घरों में, अपने घर की चार दीवारियों में रखना आरंभ कर दिया। और लोगों ने ये मान लिया कि ये भारतीय समाज की अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक अस्मिता है। लेकिन समय बदला। समय बदलने के साथ-साथ हमने समाज में स्वतंत्रता प्राप्त। हमने आधुनिक जीवन में उस शिक्षा को अर्जित किया, जिस शिक्षा के माध्यम से स्त्री को अपने अधिकारों की पहचान होने। जब स्त्री अपने अधिकारों की पहचान प्राप्त कर लेती है, तो उस अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करती, बल्कि वह तत्कालीन परिवेश के अनुरूप अपने अधिकारों की मांग भी करके चलती है। जब वह घर से बाहर निकलती है, तो घर से बाहर निकलकर अपने परिवार को चलाने के लिए वो नौकरी भी करती है। जब वो बिज़नेस भी करती है। उन सारी चीज़ों से जुड़ने के लिए अधिकारों का अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं उसे पड़ी, बल्कि अधिकारों के सशक्तिकरण के लिए उसे अपने अधिकारों के दायरे को एक विकास देने की आवश्यकता थी, जिससे समाज के व्यक्ति समाज को स्वयं सोचना पड़ेगा कि उसे वो अस्मिता के दायरे को विकसित करना ही होगा। क्योंकि जिस समाज की एकीकृत इकाई में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक परिवार को चला रहे हों, तो उससे सशक्त बनाने के लिए उसकी अस्मिता के प्रतिमानों के दायरे विकसित होने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हम केवल सूक्तियों से नारी तुम केवल श्रद्धा हो या फिर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति जैसे सूक्तियों से नारी का गुणगान कर दे, उससे नारी का भला नहीं हो रहा। नारी का भला करने के लिए उसे व्यावहारिक जीवन में उसके अधिकारों को सुरक्षित करना होगा। सच तो यह है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को व्यक्ति की बजाय जब वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, वहां से ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न होने लगी। और ये आज की नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही। आपको याद होगा कि वैदिक काल के अंदर एक सूक्ति भी है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्य स्थविरे भारे न स्त्री स्वातंत्र्य महर। पिता जो है वो सदियों से जब तक उसके कौमारे की रक्षा करने का दायित्व तो पिता पर होता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी रक्षा करने का, उसके यौवन की रक्षा करने का दायित्व उसके पति पर होता है। और जब उसके बुढ़ापा आता है तो उसके बुढ़ापे की रक्षा करने का दायित्व उसके पुत्र पर होता है। तो स्त्री की अपनी अस्मिता कहाँ है? बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वो बंधनों में ही जकड़ दी गई। और उन बंधनों से मुक्ति की अभिकल्पना यदि आधुनिक समाज में उसे बाहर, समाज के बाहर निकलकर लोगों के सामने अपनी पहचान को स्थापित करने का जब अवसर मिलता है, तो ऐसे अवसर को नकारने का दायित्व तो भारतीय समाज में या विश्व समाज में किसी और को क्यों हो सकता है? क्योंकि स्त्री सदियों से न तो कभी स्वतंत्र मानी जाती रही और न ही उसने अपने अधिकारों के लिए स्वयं को स्वतंत्र बनाकर रखने की चेष्टा भी की। यानी कि मैं पुराने समय की बात करती हूँ। स्वयं स्त्री अपने आप को पराधीन वस्तु के रूप में उस दौर में स्वीकार करके चलती रही और इसी का ही कारण रहा कि स्त्री स्वातंत्र्यता का संघर्ष आपको पुराने समय में बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन अगर आप वैदिक काल में जाएं तो आप जानते हैं, वैदिक काल में स्त्रियों के पास पूर्ण अधिकार भी थे। चाहे वो गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियों की बात करें, तो वे भारतीय समाज में अपने रचना कर्म से, अपने आदर्श चरित्र के माध्यम से विश्व समाज के समक्ष भी अपनी एक पहचान बनाकर। यहाँ पुरुष की महानता का मिथ नहीं है। उन्हें असल में क्या है, स्त्री ने सदैव से पुरुष की महानता के मिथ को स्वीकार कर लिया और ये मान लिया कि उसकी महानता ही इस समाज की और इस विश्व की वास्तविक महानता है। लेकिन जिन ग्रंथों में नारी के आदर्श रूप की बात उसी पुरुष के द्वारा की गई और पुरुष फिर भी अगर महानता के दायरे में फिट होता है, तो यह एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है
कि फिर स्त्री को अपने तत्कालीन समाज में वह अधिकार प्राप्त क्यों नहीं थे, जिन अधिकारों के बल पर वह अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को विश्व समाज में बनाकर चल सके। क्योंकि अगर पुरुष का वर्चस्व प्रत्येक क्षेत्र में रहा, तो ऐसे में स्त्री केवल घर के दायरे में कैद होकर उस आदर्श के आवरण को अगर अपने उड़ाकर चलती है, तो मैं समझता हूँ ऐसे आवरण की कोई आवश्यकता नहीं। किसी एक चारदीवारी के भीतर किसी व्यक्ति को कैद करके आप उसे स्वर्ण के आभूषण पहना दे, तो उन स्वर्ण के आभूषणों को पहनकर उस व्यक्ति का क्या औचित्य बना? पिंजरे में किसी भी व्यक्ति को कैद करके, सोने के पिंजरे में किसी जीव को यदि हम कैद कर दें, उससे बेहतर है कि वह किसी एक छोटे से वन में किसी से झुग्गी में रहकर अगर स्वतंत्र जीवन जी सकता है, तो ज्यादा बेहतर। स्त्री अस्मिता भी यहीं से निकल कर आती है। अगर हम आधुनिक समय की बात करके चलें, तो स्त्री आधुनिक समय में पुरुष के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही, बल्कि तत्कालीन समय और समाज की मांग के अनुरूप वह अपने अधिकारों के संरक्षण को, अपने अधिकारों के विकास को निरंतर बनाती है, और उसके माध्यम से ही इस समाज का विकास भी निरंतर हो रहा है। क्योंकि विकास का दायरा केवल पुरुष तक ही सीमित रहे, कैसे संभव? किसी भी समय और समाज को यदि समय और समाज में यदि कोई विकास की अवधारणा तय होती है, तो उस विकास की अवधारणा में समूचे समाज का कहीं ना कहीं दायित्व बहुत होता है। और ऐसे में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर उस समाज के विकास के लिए जिन दायरों को विकसित करते हुए चलते हैं, वे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से निकल कर नहीं आते, वह साचर्य के माध्यम से निकल के आते हैं। इसीलिए पुरुष के अस्तित्व को नकारने की कोशिश स्त्री ने कभी नहीं की, बल्कि उसके साथ एक साहचर्य की मांग की, एक सहनागरिक के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने की मांग की। इसीलिए लोगों ने तो एक विवाद ये कर दिया कि कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष से आगे निकलने की कोशिश कर रही है, स्त्री जो है वो पुरुष के अधिकारों का अतिक्रमण करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है ही नहीं, क्योंकि समाज ने ही स्त्री और पुरुष के अधिकारों को निर्धारण किया। लेकिन वही पितृसत्तात्मक समाज जब बदलते हुए समय, बदलते हुए दौर के साथ स्त्री के अधिकारों को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता, तब ये विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर जब स्त्री शिक्षित होती है, जब स्त्री समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ अपना एक संबंधात्मक स्वरूप तय करती है, और वो जानती है कि हर क्षेत्र में वह अपनी पहचान बना सकती है, तो उसे उस क्षेत्र में जाने के लिए पुरुष को स्वयं तत्पर होने की आवश्यकता थी। क्योंकि इस समाज को बनाने वाला पुरुष समाज ही रहा, इस समाज के अधिकारों का निर्माण करने वाला पितृसत्तात्मक समाज ही। तो ऐसे में उस पितृसत्तात्मक संस्कारों से मुक्ति बहुत जरूरी है तत्कालीन समय। ये जरूरी है कि पुरुष को भी स्वयं अपने पितृसत्तात्मक संस्कारों से मुक्त होना। केवल स्त्री ही नहीं, बल्कि पुरुष जब तक स्वयं अपने उस संस्कारों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह स्त्री को उसके अधिकारों को प्रदान करने के लिए कोई तत्पर नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ स्त्री को भी अपने चिंतन में पितृसत्तात्मक संस्कारों से मुक्ति की अभिकल्पना स्वयं तैयार करनी। अपने बोध में वो इस अपने मस्तिष्क में वो इस बात को पूर्ण रूप से जब तक भुला नहीं देती कि ये समाज पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक समाज है और उसके अधिकारों का निर्माण वही कर रहा है, तब तक वह उसी पुरुष मानसिकता के दबाव में अपने जीवन को चलाती रहेगी। यानी अगर स्त्री की मुक्ति की अभिकल्पना की जा रही है, स्त्री अस्मिता के प्रश्न से, उसके सवालों से हम जवाब तलाश करने के लिए अपने समाज में ये भीतर ही उतरना चाहते हैं, तो पहले हमें उस पुरुष मानसिकता से मुक्ति लानी होगी। समाज के प्रत्येक वर्ग को पुरुष मानसिकता से मुक्ति लानी होगी। और जब समाज इस प्रभुता संपन्न पितृसत्तात्मक जीवन चेतना से बाहर निकलेगा, उस मानसिकता में बदलाव लाएगा, तभी हम नारी को चेतना संपन्न बना पाए, स्त्री को चेतना संपन्न बना पाए। और उसके ऊपर होने वाले अत्याचारों, अन्यायों, शोषण, उसके उत्पीड़न को के प्रति जो प्रतिरोध का स्वर है, वो समाज के भीतर से प्रत्येक वर्ग के माध्यम से उभर कर आएगा, तब स्त्री को पूर्ण रूप से अधिकार मिलता है। वरना इस समाज में निर्भया जैसे केस बहुत सारे हो, दामिनी जैसे प्रकरण बहुत सारे, लेकिन वे सभी कहीं ना कहीं दबा दिए जाते हैं समाज के भीतर, उस समाज के द्वारा दबा दिए जाते हैं जो पितृसत्तात्मकता में स्त्री को एक शुचिता यानी यौन शुचिता के दायरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। क्या स्त्री को प्रेम करने का अधिकार नहीं? क्या स्त्री को किसी व्यक्ति के साथ संसर्ग स्थापित करने का अधिकार नहीं? क्या इस अधिकार का सारा दायरा
सारा ठेका पुरुष ने अपने पास ले रखा है। पुरुष जो करे वह सही है, उसकी यौन शुचिता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठता और यदि स्त्री कुछ इस तरह का कार्य करती है तो उसकी यौन शुचिता पर प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है। क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर भारतीय समाज को, विश्व समाज को वहीं से खोजने होंगे जहां से हमने इस भारतीय समाज की या विश्व समाज की संकल्पना की। हमने जिस समाज को पितृसत्तात्मकता से मुक्ति देने की कोशिश ही नहीं की, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न या ये इस तरह के सवाल कहीं न कहीं उसी समाज के भीतर से ही निकल कर आए।